नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यह सेशन डेली सुबह 8 बजे के करीब आपको दे दिया जाता है और चाहे इसके लिए मुझे देर रात तक परिश्रम ही क्यों ना करना पड़े कि आपके ये वीडियो आने ही आने चाहिए किसी तरह, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं हिस्ट्री का भी क्लास लगाने वाला हूँ। समय बहुत ही कम बचा हुआ है मेरे एग्जाम में, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे देना चाहता हूँ, आपको कहीं भटकना ना पड़े, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आप बिल्कुल जैसे कि अन्य जगह आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे ही यह ज्योग्राफी समाप्त होगा, ये 31वां लेक्चर है जलवायु का, इसके बाद जलवायु का एक लेक्चर और आएगा। ये चौथा लेक्चर है जलवायु का और ज्योग्राफी का 31वां लेक्चर है ना। इसके बाद आपका जलवायु का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग पश्चिमी तट से देखेंगे, नहीं तो इसी में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और हो जाएगा 30 मिनट के अंदर अंदर, तो ठीक है। नहीं तो फिर कल एक वीडियो और आपके बना दिए जाएंगे आपके लिए। इसके बाद जलवायु के बाद मिट्टी पे आएंगे और करके करीब 10-12 वीडियो और आएंगे, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पॉलिटी कहेंगे तो पॉलिटी स्टार्ट कर लिया जाएगा, अन्यथा हिस्ट्री स्टार्ट कर लिया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको सुपर टेट से केवीएस या फिर अन्य एग्जाम जो टीचिंग के होते हैं, यूपी टेट होते हैं, पीसीएस होता है, आरओ जो होने वाला है, पेट के एग्जाम हैं, जो भी दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, आपको कहीं भी किसी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ते चलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु में मौसम के क्रियाविधि। हमने जैसे देख लिया था शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, जो जेट धाराएं होती हैं कहाँ से आती हैं, भूमध्य सागरी होती हैं, जो कि आपने देखा होगा भूमध्य सागरी जो जेट धाराएं होती हैं यहाँ पे तिब्बत के पठार की तरफ आती हैं जब, तो यह पठार से लड़ जाती हैं, इस हिमालय से लड़ जाती हैं। लड़ने के बाद उसके कुछ जो हिस्से होते हैं दक्षिण की तरफ एक प्रवाह हो जाता है, एक प्रवाह इस हिमालय के उत्तर की तरफ हो जाता है। जो दक्षिण की तरफ होता है उसका प्रवाह वह पूरे ठंडी भर जो ठंड में बारिश होते हैं, है ना, पछुआ पौने से ही होते हैं बारिश, तो यहाँ पर बारिश कराता है इस वाले क्षेत्र में। उसके बाद तमिलनाडु और केरल वाले कोरोमंडल तट पर बारिश कराता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। आज जो पढ़ना है हमको ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में पढ़ना है, यानी कि उसको हिंदी में कहेंगे उष्णकटिबंधीय अभिसरण टकराव हवाओं का। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए, पूरे धरती पर मौसम का इफेक्ट पूरी धरती पर पड़ता है, और ये पूरी धरती पर जो मौसम का इफेक्ट पड़ता है ना, ये सिर्फ हवाओं की वजह से ही पड़ता है ना। जो ITCZ है ना, ये भूमध्य रेखा होता है आपका, जो आपका विषुवतीय रेखा होता है, वहीं से ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर सन की किरणें लगातार पड़ती हैं, मतलब कि वर्ष भर पड़ती हैं। कह उस क्षेत्र में हमको ITCZ देखने को मिलता है, और यह विचरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस प्रकार से विचरण करता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ कर्क रेखा पे आ जाती है ना। क्या होता है ITCZ मैंने बताया, और उसका मतलब ITCZ के डेफिनेशन मैं भी बता रहा हूँ आपको। जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब कि अभी मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगा, जब उत्तरायण होता है तो ITCZ कर्क रेखा पे आता है, और यहाँ पे अच्छे तरीके से हमको बारिश देखने को मिलता है 21 जून के आसपास में। 21 जून के आसपास में कर्क रेखा पे सन की सीधी किरणें पड़ती हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि भूमध्य रेखा मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में सन का यहाँ पूरा का पूरा सीधा किरण पड़ता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिम की हवाएं होती हैं ना, इधर पूरी तरीके से आने लगती हैं, और ये अपने आप को पावरफुल बना लेता है। पावरफुल बना कर क्या करता है, जो हिंद महासागर की हवाएं होती हैं आर्द्रता वाली, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आते आते यह तो एंट्री कर जाता है हमारे भारतीय वाले क्षेत्र में। हवाएं हिंद महासागर से एंट्री कर जाती हैं 5 मई, 10 मई, फिर 15 मई, इस तरह चढ़ते चढ़ते 21 मई तक या 21 जून तक कर लीजिए, 21 जून तक या पूरे के पूरे उत्तर भारत में बहुत ही अच्छे रूप से बारिश कराती है ना। उसके पहले एक हवाएं और चलती है जिसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। एक मई के आसपास में जैसे एंट्री होती है, तो मई के आसपास में जो हवाएं हमारे भारत में एंट्री करती हैं तट से, इस मालाबार तट से, तो वह पहली बात है केरल में बहुत ज़्यादा बारिश कराती है। केरल में बारिश कराने के बाद जो बारिश होती है केरल में, उसे आम्र वर्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। फव्वारा वाला वर्षा होता है, जो हमारे आम के लिए जो टिकोरा होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वह फली जो होते हैं, जैसे खेती वगैरह बहुत ज़्यादा उस समय देखने को मिलते हैं हमें दक्षिण भारत में, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इन सब पे हम चर्चा करते हैं विस्तार रूप से। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपको यह समझना है यह हमने क्यों बनाया है, तो इसके बाद हम समझाते हैं क्या होता है ITCZ, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जो यह है ना, यह फेरल एक साइंटिस्ट है। फेरल के अनुसार यह कहा गया है, जो दक्षिण भारत में यदि उत्तरी गोलार्ध है, यह उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, उत्तरी गोलार्ध है, और यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो फेरल के अनुसार
उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वह दाएं तरफ चलती हैं, दाएं तरफ मुड़ती हैं, अपने आप को दाएं तरफ मोड़ लेती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं होती हैं वो अपने आप को किधर मोड़ लेती हैं, बाईं तरफ मोड़ लेती हैं, यानी कि बाईं तरफ, ये देखिए बाईं तरफ इस प्रकार से मोड़ लेती हैं। इस बात को याद रखना। ये किसने बताया था? दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर से किधर मुड़ती हैं, तो बता देना दाएं तरफ मुड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं दाएं तरफ मुड़ती हैं फेरल के अनुसार, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वह बाईं तरफ मुड़ती हैं फेरल साइंटिस्ट के अनुसार। यह चीज़ें याद रखना। फेरल एक जियो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह चीज़ें सिद्ध किया था भी। तो यह अगर भूमध्य रेखा है तो यहीं पर एक आईटीसी जेड उत्पन्न हो जाता है। आईटीसी जेड का मतलब होता है उष्णकटिबंधी अंतः, इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि अंतः उष्णकटिबंधी अभिसरण टकराव। जो रेखाएं आती हैं ना, यहाँ पर जब आईटीसी जेड क्रिएट होता है तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है। यह जब लो प्रेशर जोन यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सन की किरणें होती हैं पूरा वर्ष भर इस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, है ना, ये सीधी पड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं आईटीसी जेड। आईटीसी जेड यहाँ पे बन जाता है। आईटीसी जेड का मतलब यहाँ पर लो प्रेशर जोन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जो पेन की कैप होती है उसको अपने जीभ पर लगाकर थोड़ा सा कस के अगर खींचते हैं तो एक तरह से कर्तव्य दिखाने लगते हैं अपने दोस्तों को, जब छोटे बच्चे जो होते हैं। देखो मैंने पेन के कैप को सटा लिया, जीभ में देखो चिपका लिया। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप हवा सक करते हैं, या फिर आप एक एग्जाम्पल ले लो, कोई बड़ा सा जो डब्बा आता है ना पेप्सी वगैरह का, उसको आप कस के ऐसे हवा खींचो तो वह पिचक जाएगा। तो पिचकने का मतलब आपने वहां पर क्या किया, लो प्रेशर जोन क्रिएट कर दिया, वहां की हवाएं आपने एक सक कर लिया। अब क्या होगा, अचानक से जब उसको फूकेंगे ना तो उसमें जो ठंडी हवाएं होंगी उसको उसका जगह लेने लगेंगी, गर्म हवाओं की जगह लेने लगेंगी। बस इस प्रकार से ही आर्द्रता वाले हवाएं जब उस लो प्रेशर जोन में क्रिएट हुआ जो हुआ होता है, वहां पर अगर आर्द्रता वाली हवाएं आ जाती हैं बड़े बड़े सागरों से, तो वहीं पर बारिश होना शुरू हो जाता है। तो यह था आईटीसी जेड। समझ में आ गया आईटीसी जेड। अब ये चीजें क्या होती है, भूमध्य सागर से कभी कर्क रेखा की तरफ चली जाती हैं, कर्क रेखा की तरफ चली जाती हैं, तो आईटीसी जेड यहाँ पर बन जाता है 21 जून के आसपास में। यहाँ पर क्या है 21 जून, यहाँ पर क्या है मार्च का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है, 22 मार्च का महीना। तो 22 मार्च के दिन यहाँ पर अभी है सन यहाँ पर है। अब सन मार्च से 22 मार्च से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उधर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर पता है आपको 23 दिसंबर को सन कहाँ पे होता है, दक्षिण में होता है। यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर से सन जो है दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, और 22 मार्च से सन जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। यानी कि आईटीसी जेड जो होता है ना वो घिसकना शुरू हो जाता है। यहाँ पर है 22 मार्च को, और धीरे धीरे वह उत्तरायण होना शुरू होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए आईटीसी जेड क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सारी समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखते चलना, यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक एक चीज़ को लिखते चलना। पहले तो आप यह समझ गए आईटीसी जेड क्या होता है, जो लो प्रेशर जोन क्रिएट कराता है, जहाँ पे सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे गर्म हवाएं रहती हैं जो कि ऊपर उठ जाती हैं, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो जगह लेने लगती हैं। ठंडी हवाएं जब जगह लेते लगती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तरह से हमको देखने को मिलता है आर्द्रता वाली हवाएं। अब वो आर्द्रता वाले ज़्यादा उसमें आर्द्रता होता है तो ह्यूमिडिटी होती है, तो वह क्या होती हैं, अपने आप वहाँ पर बारिश करा देती हैं। ये बात याद रखना। ठीक है भाई। अब देखिए यह आईटीसी जेड यह बदलाव रखता है, मतलब कि बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। जो सूर्य के द्वारा मतलब सूर्य की किरणों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। याद रखना, अगर सूर्य के प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ती है, अगर सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे हमको पता है 21 जून के आसपास में सूर्य की प्रकाश जो होती है 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है। जब 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ेगी तो आईटीसी जेड कर्क रेखा पर आ जाएगा, और यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देगा। गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, और ठंडी हवाएं जो अगल बगल की रहेंगी बहुत पावरफुल होकर यहाँ पर खींची चली आएंगी। समझ रहे हैं ना आप। इसे ही कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो यहाँ से हिंद महासागर से जो यह आईटीसी जेड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखिए क्रिएट हुआ है, तो यह आईटीसी जेड जो बना हुआ है यहाँ पे खिंचाव शुरू हो जाता है हवाओं का, जो आर्द्रता वाली होती हैं। और यहाँ पर जब आर्द्रता वाली हवाएं आ जाएंगी तो जाहिर सी बात यहाँ पे बारिश होना स्वाभाविक है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आईटीसी जेड उत्तर की ओर, पहले कहां पे था मैंने बताया था आपको, मार्च से, यह आपका ग्लोब है, यह क्या है आपका भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है,
ये विषुवत रेखा है आपका, इक्वेटर जिसे कहते हो, और यहाँ पर कर्क रेखा है। 22 मार्च से सन क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और 21 जून को पूरा का पूरा यहाँ पर यह कर्क रेखा पे पूरा सीधी किरणें बनती हैं। तो कहा जाता है 21 जून को ITC-Z कर्क रेखा पे बन जाता है, ठीक है ना। तो 22 मार्च से सन उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। जब सन उत्तरायण होना शुरू होता है, जैसे जैसे ITC-Z ऊपर की तरफ खिसकना शुरू होता है, तो याद रखना वैसे वैसे जो एक तरह से कह लीजिए पछुआ जेट पवन होती हैं, पछुआ जेट धाराएं जो होती हैं, उनका दक्षिण शाखा में, यानी कि हमने बताया था कि जब यहाँ पे पश्चिम से भूमध्य सागरीय या फिर वो एक तरह से एशिया वाली जो हवाएं थी, मध्य एशिया वाली, वो अगर यहाँ पे आती हैं तो उसे जेट धारा के नाम से हम लोग जानते थे। वो शीतकालीन धाराएं थी, हवा की धारा थी, जो कि यहाँ पे तिब्बत वाले पठार में आती हैं, और तिब्बत वाले पठार में कुछ दक्षिण की शाखा की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ टकराकर उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं, 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं। तो जो दक्षिण की तरफ मुड़ती है ना, इस ITC-Z के इधर खसकने से, उत्तरायण होने से, ऊपर की तरफ जाने से, मतलब यहाँ पर आने से, नीचे से कर्क रेखा से मार्च में जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इससे ऊपर की तरफ आने से ITC-Z भी धीरे धीरे खसकता चला जाता है। जब ITC-Z धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, तो यह वाली जो जेट हवाएं थी, जो दक्षिण की तरफ एक शाखा मुड़ी थी, वो पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाती है, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि जो पश्चिमी से इफेक्ट पड़ रहा था हमारे भारत पर, जो इफेक्ट पड़ रहा था पश्चिमी हवाओं से, वो बिल्कुल भी इफेक्ट उसका जीरो हो जाता है। अब किसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं उठ के आती हैं। ये चीजें समझ में आ गई हो इतना, तो आप इसको नोट डाउन करके और लिखते चलना एक एक बातों को जो हम समझा रहे हैं। ITC-Z कैसे शिफ्ट होता है, ये बातें क्लियर हो गई, तो बहुत अच्छे से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यह जो हमारी मानसूनी हवाएं हैं कैसे भारत में एंट्री करती हैं, और किस प्रकार से कब कब ये अपना रूप रंग बदलती हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन करते रहिए। अब देखते हैं, अब देखिए धीरे धीरे जब ITC-Z सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ, यह मार्च यहाँ पर है, मार्च से धीरे धीरे अप्रैल मई जून में जाकर पहुंचती है कर्क रेखा पर। समझ सकते हैं आप, मार्च पर यहाँ पर है, मार्च के बाद क्या आता है, जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल और मार्च महीने में जो पश्चिमोत्तर यानी कि यह वाला जोन, पश्चिमोत्तर भारत जो होता है, यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं जो थी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, और जो ITC-Z है ऊपर की तरफ आने की वजह से जो यहाँ पर दक्षिण की तरफ शाखाएं मुड़ी थी जेट पवनों की, वह उसे ऊपर की तरफ मोड़ दी ITC-Z, जो ऊपर की तरफ मोड़ देती है, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। मतलब यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ऊपर तरफ उठ गई हैं, गर्म हवाएं, यहाँ पर मतलब एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो इसके आजू बाजू की इधर जो स्थानीय हवाएं होती हैं, धीरे धीरे इसका स्थान लेने लगती हैं। स्थान लेकर क्या करती हैं, ये सीधे ऊपर उठने लगती हैं। ऐसे ऊपर जब उठने लगती हैं, तो हम कहते हैं भाई यहाँ पर एक तरह से लू आ गया, जिसे हम लू की संज्ञा देते हैं। वो गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर जब प्रेशर ऊपर उठा, हवाएं इसका जगह ली, तो क्या यहाँ पर बारिश नहीं हुआ, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जो स्थानीय हवाएं हैं ना, उसमें इतनी ताकत है ही नहीं, इतनी मॉइस्चर है ही नहीं, इतना ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी है ही नहीं कि वो बारिश करा सके। समझ रहे हैं ना, इस वजह से जो हवाएं होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, वह जो स्थानीय हवाएं होती हैं, इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होता है अभी फ़िलहाल में। अभी तो आप मार्च के बाद अप्रैल महीने में एंट्री किए हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अभी तो 21 जून तक हमारे यहाँ मौसम बनेंगे, ध्यान से सुनते रहना बस। मार्च के बाद अप्रैल में हमें यहाँ पर लू वगैरह, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि स्थानीय हवाएं ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देंगी, इस प्रकार से ऐसे वो ऊपर चली जाती हैं। अब धीरे धीरे यह हवा जो होते हैं ऊपर जाकर टकरा कर उठना शुरू, ऐसे इस प्रकार से कैनोपी आकार का इस तरह बनाकर उठती लगती हैं। तो हम कहते हैं भाई यहाँ पर बारिश क्यों नहीं हुआ, फिर तो बारिश इस वजह से नहीं हुआ, तो आप बता दोगे क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय हवाएं होती हैं वो बहुत ताकतवर नहीं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि धूल वाला हवा, जिसे हम कहते हैं गर्मी के दिन में लू चलने लगा, आंधियाँ चलने लगी, वह धूल कण लेकर चलने लगते हैं। तो वहाँ पर स्थानीय लोग जो होते हैं, जो स्कूटी से आते हैं, साइकिल से आते जाते रहते हैं, मोटरसाइकिल से आते जाते रहते हैं, जो बच्चे होते हैं दोपहर के समय माता पिता उसके मना करते हैं कि भाई बाहर मत जाओ खेलने, क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा होता था। हम लोग जब बाहर खेलने जाते थे लू के समय, जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब ठंडी खत्म हो गया था, ठंडी खत्म मतलब उत्तरायण और मार्च अप्रैल वाले महीने में, तो जब बाहर जाते थे धूप के समय, तो जो मम्मी वगैरह थी, दादी मना करती थी भाई बाहर न जाओ नहीं तो लू लग जाएगा। उस लू के कारण, उस आंधी तूफान के कारण जो स्थानीय लोग जो चलते फिरते थे स्कूटी से, बाइक से, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। कष्ट होता है तो उनकी आंख में धूल पड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं। वो लू लगने की वजह से एक तरह से उनका जो है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, लकड़ी हो जाते हैं कहा जाता है।
और लोग कहते हैं कि नींबू पानी मिलाकर बाहर पी के जाओ, कुछ प्याज वगैरह खा लो जिससे कि लू ना लगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमको थोड़े से बरतने पड़ते हैं। अब देखिए, और मई महीने के पहले शुरुआत में, मई महीने के पहले सप्ताह में हमने क्या कहा, मार्च अप्रैल बीत चुका है, अब मार्च अप्रैल बीत चुका है, मई आ गया। मई महीने के शुरुआत में पहले हफ्ता में, जैसे मई महीना स्टार्ट होता है तो पहले हफ्ता यानी कि 7 तारीख तक, 7 तारीख तक एक अजूबा हमको देखने को मिलता है। धीरे धीरे आईटीसी जेट जो है ऊपर की तरफ खिसकने लगता है, ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। मई के बाद जून आने ही वाला है, ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। और तो कुछ ठंडी हवाएं जो यहाँ से थी जो कुछ ठंडी हवाएं इस गर्म क्षेत्र को भरने के लिए इधर की तरफ चलने लगती हैं। जब इधर की तरफ चलने लगती हैं कुछ गर्म हवाएं, लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, कुछ हवाएं इधर की तरफ जब चलने लगती हैं तो 5 मई तक हमारे इस मालाबार तट पर आकर कुछ ठंडी हवाएं आकर टकराती हैं। अब यह मत सोचना है ठंडी हवाएं फिर यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची, अभी धीरे धीरे वह एंट्री कर रही है भारत में, धीरे धीरे वह एंट्री कर रही है। तो 5 मई को यहाँ पे पहुंचा, फिर उसके बाद 10 मई को यहाँ पे पहुंचेगा, 15 मई को यहाँ पे पहुंच जाएगा, 20 मई को इस वाले क्षेत्र में पहुंचेगा, फिर 21 जून के आसपास में यह पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पहुंचता है। मैं बताता हूं अभी, धीरे धीरे करके सुनते रहना बस। अब देखना, यहाँ पर जब 5 मई को आता है तो यहाँ पर बारिश उस समय 5 मई के दिन, मई वाले मौसम में यहाँ पर बम्पाट रूप में तो बारिश नहीं, मतलब कि एक तरह से मूसलाधार बारिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन बारिश होने लगता है यहाँ पर। तो आप कहोगे सर यहाँ पे बारिश अभी नहीं हो रहा था, कुछ हवाएं आई, यहाँ पे बस हवाएं आते ही बारिश, ऐसा क्यों? तो हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ की हवाएं जो स्थानीय हवाएं थी, जब यहाँ पे जा रही थी तो यहाँ पे बारिश नहीं कराई। स्थानीय हवाओं में ताकत कमजोर था, ह्यूमिडिटी नहीं था, क्योंकि यह हवाएं इस वजह से यहाँ पे बारिश कराती हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, समुद्र होती है, समुद्री होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि यह समुद्र से जब स्थल की तरफ चलती हैं तो बहुत भारी संख्या में ह्यूमिडिटी लिए होती हैं। आपको यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, देखिए स्थल भाग को देरी से गर्मी भी, मतलब सूर्य की किरणें जो होती हैं स्थल भाग को जल्दी गर्म भी कर देती हैं, जमीन कंपेयर टू आपके समुद्र के पानी को, नदी के पानी को, तालाब के पानी को, जमीन जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है कंपेयर टू तालाब या फिर बड़े बड़े समुद्र को जो सन की रोशनी होती है धीरे धीरे गर्म करती है और धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन स्थल क्या होता है, कंपेयर टू बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े समुद्र में, भाई हिंद महासागर बहुत बड़ा है, तीसरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर विश्व का तीसरा महासागर है। जब हम पढ़ाएंगे सागरों वाला तो उसमें हम बताएंगे आपको। तो वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस वजह से ये स्थल की तरफ जब चलने लगता है, स्थल हमारा भाग जो होता है तुरंत ठंडा हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है और यहाँ से जो स्थानीय जो समुद्री हवाएं आती हैं और यहाँ पे बारिश कराती हैं केरल तट में। तो याद रखना, केरल तट का जो हमने पढ़ाया था आपको नीलगिरी पर्वत हिल्स है, जो नॉट बना हुआ है, गांठ बना हुआ है नीलगिरी का जो नॉट बना, वहाँ पे डोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, जो कि यहाँ पर स्थित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करती है। वहाँ पे बारिश होता है, वहाँ पे किस प्रकार से बारिश होता है, जिसे हम किस प्रकार की बारिश कहते हैं, मानसूनी बारिश उसे नहीं कहेंगे, अभी मानसून एंट्री ही नहीं हुआ है वास्तविक में। अभी तो सीधे इस हवा को हम कहते हैं फुरफर, क्या कहते हैं, फुरफुरू या फिर फुआरा, फुरफुरू कहेंगे या फिर फुआरा वाली हवाएं कहेंगे, जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है कि जब केरल में एंट्री करती है उस समय आम्र वर्षा के रूप में ऐसे कहते हैं, इसे आम्र वर्षा हवाएं कहते हैं, जो कि उस समय जो आम होता है बौराया रहता है। बौराना का मतलब देखिए मुंह से ऐसे ही निकल गया, क्योंकि स्थानीय भाषा में हम लोग आम को जब छोटी छोटी जब निकलने लगता है फली ना, उसे हम कहते हैं बौरा गया आम। बौराना का मतलब कि वो फल ले लिया और गुच्छे में लेता है, इसे टिकोरा कहते हैं। हमारे स्थानीय भाषा में तो टिकोरा ही कहते हैं, आपके यहाँ जो भी चीज़ें कही जाती हों। कि हमारे इलाहाबाद और प्लस जो इधर वाला रेंज है बनारस और प्लस मतलब पूरब वाला जो मतलब एक तरह से बिहार से सटा हुआ एरिया है, वह एक तरह से इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको लगेगा, अगर आप मेरठ वगैरह के साइड के हो, बागपत नगर के हो साइड के हो, तो सीतानगर के साइड के हो, लखनऊ के साइड के हो उधर थोड़े से, तो आपको लगेगा या थोड़े से अजीब वर्ड लगेंगे, क्योंकि हम लोग बिहारी इधर ज़्यादातर नज़र आते हैं। लेकिन मतलब जो एक तरह से पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं वो लगभग बिहार से सटे हुए हैं, तो उनकी जो स्थानीय भाषाएं कुछ होती हैं बिहार जैसे लगती हैं, तो आपको लगता है बिहारी हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी तरफ टिकोरा बोला जाता है इसको। तो उस हवा को 5 मई वाले हवा को जब ये एंट्री करती है, जो मौसमी हवाएं होती हैं, तो वह एक केरल में क्या करती हैं, बारिश कराती हैं। और उस हवा को हम किस नाम से जानते हैं, फुफुआरा हवा कहते हैं उसे, और उसे कहा जाता है मानसूनी हवा के रूप में जो आम्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है, उसे आम्र वर्षा कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जो कि
फुवारे के रूप में बारिश कराना शुरू करती है। और कर्नाटक में भी बारिश होती है, तो कर्नाटक में इसको क्या किस नाम से जानते हैं? काफ़ी वर्षा के रूप में, क्योंकि कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी होती है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी होती है वहाँ पे, तो इस तरह समझ लेना। तो उसे चेरी ब्लॉजम हवाएं भी कहते हैं। याद रखना, चेरी ब्लॉजम की हवाएं कब तक हमारे भारत में एंट्री करती हैं? 5 मई तक। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, जैसे पूछेगा कॉन्सेप्ट बैठा है तुरंत आप लगा दोगे, ठीक है। अब मई महीने आते आते जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब देखिए धीरे धीरे मई का पतन होने शुरू हो गया। मई के अंत में ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाता है। देखो मई का अंत शुरू हो गया यहाँ पर, मई के अंत में यही हवाएं पश्चिम बंगाल तट पे पहुंच जाती हैं। जब ये पश्चिम बंगाल तट पे पहुंचती हैं तो यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, या फिर आंधी, जैसे तो आंधियों तूफाने कोई चलने की एकदम दशा बन जाता है, एकदम आंधी तूफान चलने लगता है। और यहाँ पर मतलब कि जो स्थानीय लोग जो एक तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनकी झोपड़पट्टी उड़ने लगती है। इस तरह से मतलब ये हवाएं इतना ज़्यादा पागलपन, एक तरह से नुकसान करती हैं वहाँ पे जाके, या फिर बहुत ही धुआंधार बारिश करा देती हैं। तो इसे वहाँ पर कहा जाता है काल बैसाखी की हवा। क्या कहते हैं? काल बैसाखी की। 1 मिनट। तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे काल बैसाखी की हवा कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रख लेंगे। अब धीरे धीरे यह देखिए जो हवा है, अब सूर्य की लंबवत किरणें धीरे धीरे की आप किस पर ट्रांसफर होने लगती हैं? मतलब कि आईसीटी जेड हमने देखा, जो आपका एक तरह से जो हवाएं थी, आईटीसी जेड का जो जोन था ना, वो ऊपर किसकी तरफ शिफ्ट होने लगा? कर्क रेखा पे शिफ्ट होने लगा। और ये कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर जाती हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको पता है, देखो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका उत्तर पूर्वी भारत के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ 8 राज्यों से होकर जाते हैं। तो यह कर्क रेखा पर शिफ्ट हो गई। अब यह आरटीसी जोन जो है बहुत खतरनाक रूप से कहाँ पर आ चुकी है? कर्क रेखा पे आ चुकी है, बहुत भयंकर रूप से। अब देखना, जब यह आरटीसी जेड जब पूरे रूप से कर्क रेखा पे आ जाती है, और समुद्र, आपको पता है, हमने बताया अभी, जो समुद्र होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, और जो स्थलीय भाग होते हैं हमारे, वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से ठंडा होते हैं। बस यही कारण होता है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं, जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, उनको एक तरह से दशाएं जो हैं बहुत बदलती हुई नहीं दिखती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई में जो हमारे भाई बहन लोग रह रहे हैं, मुंबई में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर आप अगर उनसे पूछोगे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे रूप से मतलब ठंडी होगी, इलाहाबाद वाले जोन वगैरह, इधर बनारस जोन, आजमगढ़ जोन, इधर बहुत अच्छे रूप से ठंडी होगी, बहुत जब कोहरा पड़ने लगे तो कब जो मुंबई में होगा, आपके सहपाठी लोग होंगे, आपके घर वाले लोग होंगे, उनको कॉल करके पूछना, वो लोग पंखे चलाकर सोते होंगे। वहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता। जब हमारे यहाँ से ठंडी जाने लगती है ना, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडी पड़ने लगती है, यह कह लीजिए, है ना। लौटते हुए मानसून वहाँ पर आ जाते हैं, है ना। और वही कंडीशन जो अब का कंडीशन, क्योंकि दिल्ली सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र जाना जाता है, तो दिल्ली मैदानी भाग का, और प्लस लखनऊ, यहाँ पर देखेंगे उसी समय बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ठंडी के समय, और गर्मी के समय बहुत गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तटीय इलाके नहीं है, और तटीय वाले भाई बहन को, क्योंकि यहाँ पर उष्णता इस वजह से पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र बहुत पास में होता है। समुद्र की जो गर्मी होती है पूरी की पूरी तटीय इलाके में आ जाती है। इस वजह से ठंड में क्या होता है, समुद्र अपनी पूरी गर्मी तट पे दे देता है। तो ये इस वाले भाई बहन को, जो तटीय वाले हमारे राज्य हैं, वहाँ पे थोड़ी सी कम ठंडी देखने को मिलती है। याद रखना भाई। अब ठंड मतलब कि अब वो ये कहने मत लगना कि सर अब तो हम यहाँ पे आकर बढ़िया मतलब कि मकान वगैरह बनवाएंगे, यहाँ पर बढ़िया से रहेंगे मस्त तरीके से भाई। तो भाई फिर से भागना पड़ेगा गर्मी वाले सीजन में आपको मैदानी भागों में। भाई मैदानी भागों तो याद करोगे, हर जगह किसी न किसी चीज़ के लिए मतलब बढ़िया भी है और किसी चीज़ के लिए खराब भी है, ठीक है ना। अब देखिए 21 जून को सूर्य कहाँ पर आ चुका है भाई? कर्क रेखा पे आ चुका है, सीधी किरणें उसकी कर्क रेखा पे पड़ने लगी हैं 21 जून को। अब यहाँ पे क्या हो गया, आईटीसी जेट पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर वाले हिस्से में, पश्चिमोत्तर भारत में आ जाता है। आईटीसी जेट स्वयं आ जाता है, और पश्चिम क्षेत्र की जो भी हवाएं होती हैं, जो भी ठंडी हवाएं होती हैं, इस खाली स्थान को भरने लग जाती हैं। जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं, इस पश्चिमोत्तर वाले भाग को भरने लग जाती हैं। जैसे ही इस वाले प्रदेश को भरती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 21 जून, 22 जून वाले महीने में काफ़ी ज़्यादा लू चलने लगता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तो क्या होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। जब ठंडी हवाएं नीचे आ जाती हैं, तो इस बार स्थानीय हवाएं नहीं हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। जब काफ़ी ज़्यादा नमी होगा, तो एक तरह से कह लीजिए जो लू होते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते ही हैं। जब ऊपर उठते हैं, तो हम लोग देखते हैं गर्मी के दिन में जब कपड़ा वगैरह सुखाते हैं, तो जल्दी सूख जाता है।
जैसे डाले तुरंत सूख गया, मतलब 1 घंटे में सूख जाता है तुरंत का तुरंत। अगर मम्मी लोग कहते हैं ज़्यादा देर तक कपड़ा अगर धूप में रखे रहोगे गर्मी में तो कड़कड़ा जाएँगे। कड़कड़ाने का मतलब है कि भाई खराब हो जाएगा, कलर उड़ जाएँगे, इस तरह से हमको सुनने को मिलता है। तो धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं हवाएँ, मतलब वह जो उसमें बहुत ज़्यादा शुष्कता होता है उस हवा में, उसमें लू अगर वो किसी को लग गया तो सेहत बहुत ज़्यादा खराब भी कर देता है ना? उस समय नमक का घोल, चीनी का घोल ये सब भी बनाकर पीने को, नींबू का घोल ये सब बनाकर पिया थोड़ा जाता है। और देखते होंगे गर्मी में प्रचार भी आने लगते हैं टीवी चैनलों पर कि भाई जो सन जो है ऊपर से ऐसे पाइप लगा के खींचने लगते हैं पूरी एनर्जी। तो ग्लूकोन डी, ग्लूकोज ये सब सारी चीज़ें दुनिया भर का प्रचार जो होता है वो होने लगता है बेचने वाला। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब देखना पश्चिमोत्तर में पूरी की पूरी हवाएँ शिफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब 21 जून आते-आते हवाएँ पूरी तरीके से, मौसम क्या आ चुकी है हमारे उत्तर भारत में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर पूरी अच्छी रूप से शक्तिशाली हवाएँ जो होती हैं, वो बहुत अच्छे रूप से हिंद महासागर से जो ये वाला क्षेत्र होता है, हवाएँ मतलब ठंडी हवाओं को खींचने लगता है। तो इस साथ-साथ कोरोमंडल वाले तट पर यहाँ पर साथ-साथ यहाँ पे हवाएँ टकराती हैं। यहाँ पे बारिश के साथ-साथ हमारे इस पूरे उत्तर भारत के मैदान में बारिश कराती हैं, पूरा अच्छे रूप से। लगभग कहा जाता है जो दक्षिण पश्चिमी एक तरह से मानसून होता है, उसे 90 से 95% वर्षा हमारे भारत में देखने को मिलता है। वैसे तो दो बहुत प्रकार की जेट हवाएँ भी आती हैं, लेकिन उससे बहुत कम बारिश देखने को मिलता है हमको कुछ क्षेत्र में ही। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम वाले मानसून होते हैं, इससे हवाएँ हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लगभग 1 जून के आसपास में, 1 जून तक वर्षा कराती रहती, मतलब 1 जून से वर्षा स्टार्ट, मतलब 1 जून तक कह लीजिए, 1 जून तक वर्षा करती है। इसके बाद फिर वह मतलब 1 जून तक यहाँ पे वर्षा करना शुरू हो जाती है। 1 जून से ही वर्षा शुरू हो जाता है समझ लीजिए। 21 जून को हमको देखने को मिलता है कि पूरे भारत में फैलता है। 1 जून को हमारे उत्तरी भारत मतलब एक तरह से कर्क रेखा के उत्तर वाले फील्ड में, उत्तरी भारत का मतलब कर्क रेखा के उत्तर वाले में 1 जून से बारिश शुरू हो जाता है। और उस समय दिल्ली रीज हुआ, दिल्ली वाला रीज हुआ या जो हरियाणा के पास है, प्लस पूरा का पूरा इधर आपका बिहार वाला क्षेत्र हुआ। तो उस समय आपको पता है बड़ी-बड़ी नदियाँ जो होती हैं उफान पे होती हैं। एक तो ग्लेशियर का पानी, एक तो अपने बारिश का पानी। यह सब मिलकर एक तरह से आपको पता होगा सोन नदी यहाँ पे तहलका मचा देती है। पश्चिम बंगाल में एक नदी है वह तहलका मचा देती है। महानदी है उड़ीसा में, वो तहलका मचा देती है। इस तरह हर जगह-जगह हम लोग देखते हैं बाढ़ आ गया, बाढ़ का प्रकोप हो गया। अब आप लोग एक हेडिंग लगा लेंगे, है ना? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अभी तो एंट्री किया है, अभी तो हम उसके बारे में पूरा बताने वाले हैं आपको एक-एक टिप्स, ठीक है ना? तो बस यह तीसरा पार्ट रहा आपका जलवायु का, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा है कुछ, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। धन्यवाद।